नमस्कार दोस्तों। तो पिछले दिनों आप सबको एनर्जी भरा, ऊर्जा भरा जो है कुछ हमने आप सबके जीवन से संबंधित बातों को आप सबके सामने रखा ताकि आप लोग पढ़ाई करें। यदि कोई न देखा हो तो उसे जरूर देख ले मोटिवेशन की क्लास, कि किस तरह आपके जीवन की कुछ बातें आप जो है स्वयं भूल गए हो, उन्हें याद कराने का हमने बहुत भरपूर प्रयास किया है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति उस बात को अन्यथा न लेगा। ठीक है, आप एक बार देखें तो निश्चित रूप से हमें पूर्ण विश्वास है कि आप जरूर पढ़ाई करेंगे। तो एक बार देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे होंगे तो, और अपने दोस्तों यारों को भी बताइएगा, उसे अवश्य देखें। फिर हम कभी इसी स्तर का मोटिवेशन का ही क्लास अवश्य लेंगे ताकि आप जो है अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से करें। जीवन की कुछ और भी बातों को लेकर हम आप सबके सामने जरूर आएंगे ताकि आप केवल पढ़ाई करें, भविष्य में भी आप डिप्लोमा में एडमिशन लें, उसके बाद या जो भी चीज की तैयारी कर रहे हैं वो हो भी जाए तो भी आप उन बातों को याद रखें। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग जो है अभी वर्तमान समय में मैथ में टॉपिक चल रहा है सांख्यिकी, उसे पढ़ेंगे। तो चलिए आइए सांख्यिकी के विषय में। पिछले दिनों हमने पढ़ा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम लोग विक्षेपण की माप। तो विक्षेपण की माप के अंतर्गत, ठीक है, तो चलिए देखते हैं विक्षेपण की माप। तो विक्षेपण की माप में पहला विक्षेपण अनुपात व विक्षेपण गुणांक। तो विक्षेपण अनुपात क्या होता है? तो जैसे कोई भी आंकड़ा लिखा गया हो तो उसका अधिकतम जो सीमा होता है, किसी भी आंकड़े का अधिकतम सीमा, मान लिया जाए कि अधिकतम सीमा P है और जो है उसका न्यूनतम सीमा जो है, न्यूनतम सीमा उसका Q है। ठीक है, तो उसका परास या परिसर, परास या जो परिसर होता है, रेंज होता है, यह अगर ज्ञात करना हो R, तो ये होता है अधिकतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा। क्लियर है? तो ये परास या परिसर होता है। अब इसके अतिरिक्त जो है हम लोग इसमें विक्षेपण अनुपात, तो देखिए विक्षेपण अनुपात, डिस्पर्सियन रेशियो, तो विक्षेपण अनुपात, ठीक है, विक्षेपण अनुपात या विक्षेपण गुणांक, ये होता है P माइनस Q अपान P प्लस Q। ठीक है, P माइनस Q अपान P प्लस Q। अभी P अधिकतम सीमा, न्यूनतम सीमा, तो आप जानते हैं कि आंकड़ा कितने रूपों में लिखा जाता है? 3 रूपों में लिखा जाता है। पहला व्यक्तिगत रूप, दूसरा जो है अवर्गीकृत सारणिक, तीसरा जो है वर्गीकृत सारणिक। ये 3 रूपों में लिखा जाता है। तो इन तीनों रूपों में हम लोग देखेंगे, पहला अगर व्यक्तिगत रूप में लिखा हो इस तरह 2 3 4 7 8 9 10, कहा जाए कि इसका परास व विक्षेपण अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए परास के लिए ये सबसे कम सीमा, सबसे कम वैल्यू है तो न्यूनतम सीमा होगा, इसको Q से डिनोट करेंगे। ये सबसे अधिकतम वैल्यू है तो इसको हम P से डिनोट करेंगे। यही अगर रेंज अगर ज्ञात करना हो, रेंज परास या परिसर, तो P माइनस Q यानी 10 माइनस 2 अर्थात कितना आएगा? 8। ठीक है, अब इसी तरह अगर विक्षेपण अनुपात हमें निकालना पड़े, विक्षेपण अनुपात, तो विक्षेपण अनुपात अगर हम निकालेंगे तो ये होता है P माइनस Q अपान P प्लस Q यानी 10 माइनस 2 अपान 10 प्लस 2 अर्थात 8/12 यानी 2/3। ये हो गया विक्षेपण अनुपात या विक्षेपण गुणांक। क्लियर है? तो विक्षेपण अनुपात और विक्षेपण गुणांक यहाँ पर तो व्यक्तिगत रूप में लिखा गया होगा तब। अब अगर अवर्गीकृत सारणी के रूप में लिखा हो, अवर्गीकृत सारणी के रूप में, तो यहाँ पर अवर्गीकृत सारणी के रूप में यानी असतत सारणी के रूप में, जैसे अगर ये लिखा हो क्या
पद, और इधर लिखा हो क्या, बारंबारता। पद में 2 3 4 5 6 7 8, सपोज दैट मान लेते हैं यहाँ 9 10 13 15 13 8 9, तो ये तो बारंबारता है। इसमें हम पद में देखेंगे कि सबसे अधिकतम वैल्यू 8 है, तो ये हो गया P, सबसे न्यूनतम वैल्यू 2 है, तो ये हो गया Q। अब परास ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो परास R बराबर हो जाएगा P माइनस Q, यानी 8 माइनस 2 अर्थात 6, और विक्षेपण रेशियो, डिस्पर्सियन रेशियो जो हो जाएगा DR, ये हो जाएगा P माइनस Q, तो 8 माइनस 2 अपान 8 प्लस 2, यानी 6/10, यानी 3/5। तो ये हो गया विक्षेपण गुणांक या विक्षेपण रेशियो। ठीक है, तो ये तो अवर्ग, हमें इसमें बारंबारता से कोई मतलब नहीं है, कोई योगदान बारंबारता से नहीं है। क्लियर है। ठीक इसी तरह अगर वर्गीकृत सारणिक होता है, क्या होता है, वर्गीकृत सारणिक, तो जब वर्गीकृत सारणिक होगा, मान लिया जाए कि वर्गीकृत सारणिक अगर है, तो उसमें अगर सपोज दैट वर्गीकृत सारणिक, यहाँ पर हम लिख देते हैं वर्गीकृत सारणिक है, तो वर्गीकृत सारणिक में क्या होगा, वर्ग अंतराल होगा। ठीक है, तो वर्ग अंतराल है, मान लेते हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, सपोज दैट मान लिया जाए कि ये है। और ये बारंबारता है, बारंबारता, ये बारंबारता में क्या है कि यहाँ 9 13 15 17 और ये 18। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ देखा जाए कि वर्ग अंतराल में जो लिखा गया है ये सबसे कम वैल्यू है और इसमें सबसे अधिकतम मान 60 हो सकता है, यानी ये हो जाएगा Q और ये होगा P। जब P और Q पता हो गया तो यहाँ पर हम निकालेंगे क्या कि रेंज परास R बराबर हो जाएगा P माइनस Q, यानी 60 माइनस 10 बराबर 50, और विक्षेपण अनुपात डिस्पर्सियन रेशियो बराबर हो जाएगा P माइनस Q अपान P प्लस Q। इसका मतलब ये है कि 60 माइनस 10 बटा 60 प्लस 10, यानी 50 बटा 70, यानी 5/7। तो इस तरह अगर ये इस रूप में लिखा गया होगा तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे जब वर्गीकृत आंकड़ा होता है तब, विक्षेपण अनुपात या विक्षेपण गुणांक। तो लिख लीजिए जरा जल्दी से, तेजी से लिख लीजिए सब, ये साइड स्क्रीन कर लीजिए ताकि आपको पता हो जाए। DR का मतलब डिस्पर्सियन रेशियो है, डिस्पर्सियन रेशियो या डिस्पर्सियन कोफिशिएंट DC भी बोलते हैं उसे। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से। हो गया, चलिए अब देखिए अब चलिए माध्य विचलन और मानक विचलन। ठीक है, तो समझिए मीन डेविएशन, माध्य विचलन। मीन डेविएशन क्या होता है, माध्य विचलन क्या होता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये तीनों चीजें, इन तीनों में से किसी एक के द्वारा कहा जाएगा कि जितने भी पद लिखे गए हैं उनका विचलन ज्ञात कीजिए और उन्हीं विचलनों का माध्य निकाला जाए, जिसको माध्य विचलन कहा जाता है। विचलनों का माध्य यानी जितने भी पद होंगे उनका दिए गए शर्त के अनुसार, अगर प्रश्न में कहता है कि समांतर माध्य के साथ माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, तो सभी पदों में से समांतर माध्य को घटाएंगे, तो पहले हमें समांतर माध्य निकालना होगा। अगर कहता है प्रश्न में कि माध्यिका के द्वारा माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले हम माध्यिका निकालेंगे आंकड़े का, और माध्यिका जब निकल जाएगा तब हम माध्य विचलन निकालेंगे। और अगर ये कहता है
बहुलक से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो पहले दिए गए आंकड़े का बहुलक ज्ञात करते हैं और फिर प्रत्येक पदों में से घटाकर हम विचलन ज्ञात करते हैं, और जब विचलन निकल जाता है तो सभी विचलनों को जोड़कर पदों की संख्या से भाग देते हैं, निकल जाता है माध्य विचलन। माध्य विचलन को डेल्टा एम से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? डेल्टा एम से। तो डेल्टा एम से माध्य विचलन को प्रदर्शित किया जाता है। माध्य विचलन डेल्टा एम, और डेल्टा एम बराबर होता है सिग्मा डी अपान एम। ठीक है, सिग्मा डी अपान एम, या फिर ये होता है डेल्टा एम बराबर सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। ठीक है, ये दोनों के लिए होता है, यानी अवर्गीकृत सारणिक होगा तब और वर्गीकृत होता तब। 12 मात्रा। अब चलिए देख लेते हैं कैसे निकाला जाता है। तो ये तो सीधे अगर पद दिया गया है पद, ठीक है, तो पद में x1 x2 x3 डॉट डॉट टेंस टू 1 xn, तो यहाँ पर हम समांतर माद यानी यहाँ विचलन d निकालेंगे, और d बराबर माड में लिखा जाता है x माइनस m या फिर me या फिर mo, जैसा प्रश्न में कहेगा उसी को घटाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर अलग अलग वैल्यू निकालते हैं, जैसे माड ऑफ x1 माइनस m, तो ये d1 आएगा, और अगर ये ऋणात्मक भी आ गया तो धनात्मक रखा जाता है। क्या करते हैं? ऋणात्मक भी वैल्यू आ जाएगा तो धनात्मक रखा जाएगा। अब अगर x2 में से m को घटाएंगे तो ये d2 आएगा, और x3 में से m को घटाएंगे तो d3 आएगा। याद रहे माड लग रहा है, माड का मतलब पॉजिटिव नंबर, और अगर ये xn में से m को घटाएंगे तो ये dn हो जाएगा। अब अगर हम सबको जोड़ दें तो यही सिग्मा d होता है, और पदों की संख्या अगर n है तो माध्य विचलन डेल्टा m बराबर सिग्मा d अपान n होता है। दूसरा, अगर अवर्गीकृत या वर्गीकृत सारणिक लिखा है तो यहाँ पर लिखेंगे पद या माध्यमान। जरा समझिएगा, माध्यमान तब लिखा जाता है जब जो है वर्गीकृत आंकड़ा होता है तो माध्यमान निकालेंगे, और अगर पद दिया है अवर्गीकृत है तो पद लिखा जाता है। और इसमें x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट टेंस टू 1 xn, और इसके बाद हम बारंबारता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बारंबारता। तो बारंबारता निकालते हैं, और बारंबारता जो दिया रहेगा तो ये तो f1 f2 f3 डॉट डॉट टेंस टू 1 fn, ये तो दिया रहता है। अब इस आंकड़े से समांतर माध्य या माध्यिका या बहुलक हम निकाल लेंगे, तो अगर उसके माध्यम से d निकालेंगे, और d बराबर हो जाएगा x माइनस m या me या mo, जो भी जिससे कहेगा उसको निकालना पड़ेगा। अगर समांतर माध्य से कहेगा तो समांतर माध्य घटाएंगे। तो देखिए x1 में से घटाएंगे x1 माइनस m, तो ये आ जाएगा d1, और x2 माइनस m, तो ये आ जाएगा d2, x3 माइनस m, ये आ जाएगा d3 डॉट डॉट टेंस टू 1 xn माइनस m, तो ये हो जाएगा dn। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि f इंटू d, और यहाँ पर f1 इंटू d1, f2 इंटू d2, f3 इंटू d3 डॉट डॉट टेंस टू 1 fn इंटू dn। अब जब ये निकल गया तो अब यहाँ पर सिग्मा fd, अब सिग्मा fd और यहाँ पर जोड़ेंगे तो सिग्मा f। अब सिग्मा fd में सिग्मा f से भाग देते हैं तो निकल जाता है माध्य विचलन। तो ये माध्य विचलन ज्ञात करने का तरीका है। ठीक है, जैसे जरा लिखिए प्रश्न, पहले इसको उतार लीजिए, जरा जल्दी से, थोड़ा तेजी से लिखिए इसे। इसमें केवल टाइम टेकन होता है, समय लगता है, इसीलिए दिया जाता है। इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग ही है, बाकी कुछ नहीं, कोई दिमाग नहीं लगाना होता है इसमें।
हो गया। चलिए, जैसे जैसे पहला नंबर प्रश्न लिखिए। पहला नंबर प्रश्न, 2 3 4 5 6 7 8 का समांतर माध्य के द्वारा समांतर माध्य से माध्य का ज्ञान, माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले समांतर माध्य निकालेंगे, दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य। तो सबसे पहले समांतर माध्य ज्ञात किया जाएगा m। तो m निकालने के लिए सबको जोड़ेंगे, 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, ये सब रफ कार्य होगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से भाग देंगे। क्यों? तो जोड़िए पहले, 2 3 5 4 9 5 14 26 20 और 7 27 8 35, 35/7 यानी 5 आ गया। तो अब m तो 5 हो गया। तो अब ये ऐसे बनाएंगे पद, ठीक है, एक कॉलम पद x। तो इसमें लिखेंगे 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और यहाँ पर विचलन d, तो माड ऑफ x माइनस m। अब तो पता हो गया ना कि समांतर माध्य से ही ज्ञात कर रहा है। तो यहाँ पर 2 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। 3 में से 5 को घटाएंगे कितना आएगा? 2। 4 में से 5 को घटाएंगे कितना आएगा? 1। 5 में से 5 को घटाएंगे कितना आएगा? 0। 6 में से 5 को घटाएंगे 1। 7 में से 5 को घटाएंगे 2। 8 में से 5 को घटाएंगे 3। ठीक है, अब ये जोड़ दिया जाए तो सिग्मा डी जोड़ दिए, 3 2 5 1 6, 6 1 7 7 और 2 9 3 12, तो सिग्मा डी आ गया 12। तो माध्य विचलन डेल्टा m बराबर होगा सिग्मा डी अपान n। तो ये 12/7, तो 7 कम 7, 5 7 7 49, तो 1.71 डेल्टा m। जरा जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, ये माध्य विचलन है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। हो गया? जल्दी से सॉल्व करिए। जो हमने मोटिवेशन का क्लास लिया था उसको देखने के बाद भी अगर नहीं कोई पढ़ पा रहा है, पढ़ने में कुतराही करता है, आनाकानी करता है, तो उससे बड़ा अब हम क्या बताएं, चतुर अपने जीवन के प्रति या बेवकूफ क्या है वो खुद ही समझ जाएगा समय आते ही। हो गया? चलिए, दूसरा है, ऐसे लिखा है पद और यहाँ पर लिखा है बारंबारता। पद में 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। और इसमें 4 6 3 9 7 8 5, इस आंकड़े का माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस आंकड़े का माध्यिका ज्ञात करना होगा। तो माध्यिका तो रफ कार्य करेंगे ना, माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं? रफ कार्य। तो रफ कार्य करके पहले माध्यिका ज्ञात करेंगे। ठीक है, अगर बहुलक कहता है तो बहुलक, समांतर माध्य कहता है तो समांतर माध्य। तो पहले हम इसका निकालेंगे पद, यहाँ लिख दें,
और पद, और यहाँ पर लिख दिया जाए बारंबारता। ठीक है, बारंबारता। अब देखिए पद और बारंबारता, तो पद और बारंबारता हमने लिख दिया। पद में कितना है? 2 है। ठीक है, 4 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। ये पद बारंबारता में 4, 6, 3, 9, 7, 8, 5। तो यहाँ सी संचयी बारंबारता निकालेंगे सी। तो यहाँ लिखेंगे 4, 4 और 6 10, 10 3 13, 13 और 9 22, 22 और 7 29, 29 और 8 37, और 37 और 5 42। यानी यहाँ सिग्मा एफ जो है 42 है। अब माध्यिका जो निकाला जाएगा, माध्यिका ME, ये तो 42 बटा 2वां पद और प्लस 42 बटा 2वां प्लस 1वां पद, ये बटा 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि 42 बटा 2 21वां पद और प्लस 22वां पद और अपान 2। अब देखिए 21वां पद और 22वां पद दोनों ही इसी में है। इसका मतलब ये है कि 21वां पद भी 5 है और 22वां पद भी 5 है, तो बटा 2 यानी 5 आ गया। माध्यिका पता हो गया क्या है? 5। ठीक है, तो अब या तो इसी के आगे का नंबर है, या तो यहाँ लिखिए पद। पद है कितना? 2 3 4 5 6 7 8। ये तो पद हो गया। बारंबारता कितना है? 4 4 6 3 9 7 8 और 5, ये बारंबारता हो गया। ठीक है, अब विचलन, तो विचलन के लिए यहाँ पर 2 माइनस मार्ग में 5 बराबर लिखेंगे 3, 3 माइनस 5 बराबर 2, 4 माइनस 5 बराबर 1, 5 माइनस 5 बराबर 0, 6 माइनस 5 बराबर 1, 7 माइनस 5 बराबर 2, 8 माइनस 5 बराबर 3। अब यहाँ F इंटू डी, तो चलिए इस 4 का गुणा 3 में 4 गुणे 3 बराबर 12, 6 गुणा 2 6 गुणे 2 6 गुणे 2 बराबर 12, 7 का गुणा 1 में 7 गुणे 1 बराबर 7, 9 का गुणा 0 में 9 गुणे 0 बराबर 0, 7 का गुणा 1 में 7 गुणे 1 बराबर 7, 8 का गुणा 2 में 8 गुणे 2 बराबर 16, 5 का गुणा 3 में 9 का गुणा, यहाँ 5 है सारी, 5 का गुणा 3 में, तो 5 गुणे 3 यानी 15। अब इसको जोड़ दें तो सिग्मा FD आ गया। ठीक है, और सिग्मा FD देखा जाए तो कितना आता है? 2 2 4 7 11, 11 7 18, 18 6 24, 24 5 29 को 9, 2 1 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 69। और इस सिग्मा F आप जोड़ चुके हैं, कितना आया है? 42। तो अब माध्य विचलन डेल्टा M बराबर सिग्मा FD अपान सिग्मा F, यानी 69 अपान 42। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। हो गया। चलिए अब हम देखेंगे यदि सपोज दैट वर्गीकृत आंकड़ा होता और माध्य विचलन पूछा जाए, तो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए पहले हम माध्यमान ज्ञात करते हैं सबसे पहले। उसके बाद अगर बहुलक से कहे या समांतर माध्य से कहे या माध्यिका से कहे, तो हम जो भी हो माध्यिका या बहुलक
या समांतर माध्य, जिससे कहेगा उसके माध्यम से हम निकालते हैं। जैसे सपोज दैट अगर ये कहा जाए कि ये दिया गया हो कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और दिया गया हो बारंबारता, ये है वर्ग अंतराल इंटरवल, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे दिया जाए 5, 7, 6, 9, 5। कहा जाए कि इसका बहुलक के द्वारा माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, बहुलक के द्वारा। तो बहुलक सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए बहुलक ज्ञात करेंगे हम लोग पहले, ठीक है। तो बहुलक यहाँ देखेंगे तो पहले पद लिख देते हैं, यहाँ पर वर्ग अंतराल लिखते हैं, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और यहाँ पर माध्यमान, ठीक है, या फिर फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं बारंबारता। तो बारंबारता जो दिया है 5, 7, 6, 9, 5, सबसे अधिक बारंबारता ये है। तो इसको हम घेर देंगे ऐसे, और इसमें ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये F हो गया, ऊपर F1 हो गया, नीचे F2 हो गया। अब हम निकालेंगे बहुलक, तो बहुलक निकाल लेते हैं। तो 30 प्लस, ठीक है, F माइनस F1 फार्मूला होता है MO बराबर L1 प्लस F माइनस F1 अपान 2F माइनस F1 माइनस F2 और इंटू L2 माइनस L1। इसी में रख रहे हैं, सब मान पता हो चुका है। 30 प्लस, अब यहाँ पर F है 9 माइनस 6 F1 है, 2 गुणे 9 माइनस 6 माइनस 5 और यहाँ पर 40 माइनस 30, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो 30 प्लस 9 में से 6 जाएगा 3, ये 18, 18 में से 6 5 11 जाएगा तो 7 और यहाँ पर हो जाएगा 10। इसका मतलब ये है कि 30 प्लस ये 30/7। अब अगर घटा दें इसमें तो 30 प्लस 7 से भाग दें, 7 चौक 28, 2 20 हो जाएगा, 7 दूना के 14, फिर 6 60 हो जाएगा, 7 8 56। इसका मतलब ये है कि 34.28 हो गया। ये बहुलक तो आ गया 34.28। तो अब आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर विचलन माध्यमान ज्ञात करना होगा, माध्यमान, ठीक है। तो माध्यमान निकालेंगे तो 0 प्लस 10/2, 0 प्लस 10/2 यानी कितना आया 5, 10 प्लस 20/2 यानी कितना आएगा 15, 20 प्लस 30/2 कितना आएगा 25 और 30 प्लस 40/2 कितना आएगा 35, 40 प्लस 50/2 कितना आएगा 45। अब यहाँ पर विचलन ज्ञात करना है, विचलन। तो विचलन में क्या हो जाएगा, D बराबर x माइनस MO माड में। इसका मतलब यहाँ पर 5 माइनस और ये है 34.28, ठीक है। तो 34 में से 5 घटा दीजिए, तो 34 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8, 2, ठीक है। और यहाँ पर 14 में से 5 जाएगा तो 9 यानी 29.28। अब यहाँ पर 15 में से 34.28 घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर और 10 घटा दें इसमें से तो 19.28 आएगा। अगर ये 25 में से 34.28 घटा दें तो यहाँ पर 9.28 हो जाएगा, ठीक है। और अगर 35 में से 34.28 घटा दें तो यहाँ पर 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा और 9 में से 2 जाएगा तो 7.72 हो जाएगा। और अगर ये 45 में से अगर हम 34.28 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 10.72, ठीक है।
चलिए अब क्या होगा कि हमें डी पता हो गया। जब डी पता हो गया तो यहाँ पर लिखेंगे एफ इंटू डी। चलिए एफ यहाँ पर है 5, तो 5 गुणे 29.28 ये निकालेंगे। फिर 7 गुणे 19.28 ये निकालेंगे। फिर 6 गुणे 9.28, फिर 9 गुणे 0.72, ठीक है। फिर 5 गुणे 0.72। अब इसका गुणा करेंगे और निकालेंगे, तो गुणा कर दिया जाए। 5 8 40, 5 दूना के 10 4 14, 5 9 45, 45 1 46, 5 दूना के 10 4 14, ठीक है। 7 8 56, 7 दूना के 14, 14 5 19, 7 9 63, 63 और 1 64, 7 एकम 7, 7 और 6 13। अब 6 8 48, 6 दूना के 12 4 16, 6 9 54 और 1 55, ठीक है। 9 दूना 18, 9 7 63, 63 और 1 64। ये 5 दूना के 10, 5 7 35 और 1 36, ठीक है। अब हम जोड़ दें इसको, तो ये 6 8 14, 14 और 8 22, ठीक है। 4 2 6, 6 और 9 15, 15 6 21, 21 4 25 6 31, 6 3 9 9 4 13, 13 और 5 18, 18 और 6 24, 24 और 3 27। अब 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 5 14, 9 5 14, 1 1 2 2 1 3, 347। ये है सिग्मा एफ डी। और यहाँ पर सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ जोड़ेंगे तो 5 और 7 12, 6 18 और 18 और 9 24, 18 और 9 27, 27 और 5 32, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल्टा एम, डेल्टा एम बराबर 347.12 बटे 32। अब भाग देकर आप निकालेंगे, ठीक है। तो ये होता है माध्य विचलन ज्ञात करने का तरीका। जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, जल्दी से सॉल्व करिए। हो गया। तो ये था माध्य विचलन, ठीक है। अब मानक विचलन स्टैंडर्ड वैल्यू, तो स्टैंडर्ड वैल्यू और माध्य विचलन में अंतर क्या है तो इसे समझ लीजिए जरा, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर ध्यान समझिए कि ये विचलन हमने ज्ञात किया है, तो ये माइनस आ रहा है, फिर भी इसको हम किस में रख रहे हैं, प्लस लिख रहे हैं। माइनस को भी किस में लिखा जा रहा है, प्लस में लिखा जा रहा है। स्टैंडर्ड वैल्यू में इसी चीज को दूर किया गया कि अगर माइनस है तो माइनस ही लिखें और प्लस है तो प्लस ही लिखें, जबरदस्ती माइनस को प्लस न बनाएं। किसमें, स्टैंडर्ड वैल्यू में, मानक विचलन में। तो मानक विचलन में क्या किया गया कि जो ये माइनस है तो माइनस लिखें, परंतु अगर हम वर्ग कर दें, स्क्वायर कर दें, तो माइनस का भी वर्ग करेंगे तो प्लस आएगा और प्लस का भी वर्ग करेंगे तो प्लस आएगा, और उनका वर्गों का योगफल निकाल कर माध्य निकाल लिया जाए, और विचलनों के वर्ग का माध्य जब निकल जाए लास्ट में, तो उसका वर्गमूल ज्ञात किया जाए। क्या ज्ञात किया जाए, वर्गमूल। और जो वर्गमूल निकाला जाता है उसी को कहा जाता है मानक विचलन, स्टैंडर्ड वैल्यू, और उसको स्मॉल सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जैसे कि अगर लिखा गया हो व्यक्तिगत रूप में, तो हम लिखेंगे कि डी स्क्वायर, सिग्मा डी स्क्वायर अपान एन, तो इसका हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। और अगर
ये जो है व्यक्तिगत रूप को छोड़कर बल्कि सारणी के रूप में लिखा गया हो तो मानक विचलन के लिए अंडर रूट हम सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपान सिग्मा एफ ये लिखते हैं। ठीक है, यही दो फार्मूला होता है मानक विचलन का, सिग्मा डी स्क्वायर अपान एन का वर्गमूल और सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपान सिग्मा एफ का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, यानी विचलनों के वर्गों के माध्य का धनात्मक वर्गमूल मानक विचलन कहलाता है। ठीक है, इसको एक बार पुनः सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं, कुछ निकालते हैं, यहाँ पर सारणी बनाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए जरा मानक विचलन का फार्मूला दोनों। चलिए आइए देखते हैं कि जैसे अगर व्यक्तिगत रूप में होता है, यानी ऐसे लिखा होता है x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, तो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं पद, तो यहाँ पद लिख लेते हैं x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, और फिर यहाँ विचलन लिखते हैं, तो विचलन में तो x माइनस m एम ई एम ओ कुछ भी करेंगे, लेकिन आपके सिलेबस में केवल समांतर माध्य के द्वारा ही मानक विचलन पूछा जाता है। यानी जब केवल ये कहा जाए कि मानक विचलन ज्ञात कीजिए, प्रश्न दे दिया जाए और कहा जाए मानक विचलन ज्ञात कीजिए, प्रश्न में कहा ही न जाए कि माध्यिका से निकालना है कि बहुलक से निकालना है कि समांतर माध्य से, तो इस दशा में आप केवल समांतर माध्य के द्वारा ही मानक विचलन ज्ञात करेंगे, बाकी किसी के द्वारा नहीं। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अब चलिए यहाँ पर समांतर माध्य, तो समांतर माध्य हम निकालेंगे, तो देखा जाए यहाँ समांतर माध्य, तो ये समांतर माध्य निकाल लेंगे, उसके बाद x1 में से m घटाएंगे तो d1 लिखेंगे, माइनस आएगा तो माइनस, प्लस आएगा तो प्लस लिखिएगा। ठीक है, अब x2 माइनस m तो ये d2 होगा, x3 माइनस m तो ये d3 होगा, डॉट डॉट टेंस टू 1 xn माइनस m तो ये क्या हो जाएगा dn होगा। अब यहाँ पर आपको d स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर क्या करिएगा d1 का स्क्वायर करना है, फिर d2 का स्क्वायर करना है, फिर d3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर dn का स्क्वायर, और यहाँ जोड़ देंगे तो सिग्मा d स्क्वायर आ जाएगा। पदों की संख्या n है ही, तो मानक विचलन हो जाएगा अंडर रूट सिग्मा d स्क्वायर अपान n। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल में देखेंगे तो एग्जाम्पल में अगर लिखा जाए कि 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 8 का मानक विचलन ज्ञात कीजिए, का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इस रूप में बनाएंगे, तो पहले लिखेंगे क्या पद, और समांतर माध्य इसका निकाल लें, तो समांतर माध्य लिखेंगे 2m बराबर, यहाँ हम लिख लेते हैं 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 बटा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये 5 ही आएगा, निकाल चुके हैं आप तो पहले। चलिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर पद हो गया 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर d के लिए क्या लिखेंगे x माइनस n। तो चलिए 2 - 5 तो -3, 3 - 5 -2, 4 - 5 -1, 5 - 5 0, 6 - 5 1, 7 - 5 2, 8 - 5 3। अब यहाँ पर वर्ग कर दिया, d स्क्वायर कर दें तो 9 4 1 0 1 4 9। ठीक है, अब यहाँ जोड़ दें तो सिग्मा d स्क्वायर आ गया, तो सिग्मा d स्क्वायर कितना आया 9 4 13 14 14 28 आ गया। तो अब यहाँ पदों की संख्या n तो हमें पता है कितना है 7 है, तो मानक विचलन क्या हो जाएगा अंडर रूट सिग्मा d स्क्वायर अपान n, यानी क्या तो अंडर रूट 28/7, 7 चौक 28, 4 का वर्गमूल कितना 2, यानी ये हो गया मानक विचलन। ठीक है, यानी माइनस को माइनस में लिखा और प्लस को प्लस में। ठीक है, तो लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए। हो गया,
लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए। हो गया? चलिए अब हम लोग देखेंगे कि जब सारणी के रूप में लिखा हो तब कैसे ज्ञात करेंगे। अब अगर ये इस रूप में दिया होता कि पद और बारंबारता, पद में 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। बारंबारता में 3, 2, 5, 3, 4, 3, ठीक है। सबसे पहला काम हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। समांतर माध्य निकालने के लिए ये f है और ये x है, तो यहाँ f इंटू एक्स निकालेंगे, ठीक है। तो 2 गुणे 3 6, 3 गुणे 2 6, 4 गुणे 5 20, 5 गुणे 3 15, 6 गुणे 4 24, 7 गुणे 3 21, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो सिग्मा fx यहाँ निकाल दें। सिग्मा fx जोड़ दिया जाए, 6 6 12, 12 5 17, 17 4 21, 1 22 को 2 और 2 2 4, 1 5, 5 और 2 7, 7 2 9, 92 हो गया। तो समांतर माध्य हो जाएगा सिग्मा fx अपान सिग्मा f। तो 92 बटा यहाँ जोड़ देते हैं सिग्मा f। तो 3 2 5 5 10, 3 13, 4 17, 3 20, यानी यहाँ पे कितना हो गया 20, ठीक है। अब अगर हम देखें तो 2 से कटेगा तो ये 10 और ये हो जाएगा कितना 2 चौके 8, 2 छक्के 12, यानी 4.6। तो ये समांतर माध्य हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि समांतर माध्य निकल चुका है तो विचलन निकालेंगे, ठीक है। विचलन के लिए d बराबर x माइनस m। तो चलिए x का मान 2 है, 2 माइनस 4.6, ठीक है। अब उसी तरह 3 माइनस 4.6, 4 माइनस 4.6, 5 माइनस 4.6, 6 माइनस 4.6, 7 माइनस 4.6। अब ये अगर घटा दें तो यहाँ पर 2 दशमलव माइनस आएगा, ठीक है। माइनस 2.6 माइनस 1.6 माइनस 0.6। अब यहाँ पर घटा दें तो 0.4, ठीक है। यहाँ पर 1.4, यहाँ पर 2.4। अब यहाँ पर क्या होगा कि डी स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर। डी स्क्वायर का मतलब माइनस 2.6 का स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर माइनस 1.6 का स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर माइनस 0.6 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर यहाँ पर 0.4 का स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर 1.4 का स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर 2.4 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब जब स्क्वायर हो जाएगा तो फिर यहाँ पर बनाएंगे क्या, f इंटू डी स्क्वायर। जो आएगा उसका इस f के साथ गुणा होगा, सॉरी f के इसका इसमें गुणा करके और यहाँ लिखना है, ठीक है। 3 का गुणा करना है इसका वर्ग, 2.6 का वर्ग करके, ठीक है। अब 2.6 का वर्ग करेंगे और उसमें फिर जो आएगा उसमें यहाँ पर 3 का गुणा करके यहाँ लिखेंगे। अब 2 का गुणा करेंगे 1.6 का वर्ग करके, उसमें 2 का गुणा करेंगे, फिर 0.6 का, ऐसे सभी का गुणा करके और इसमें, और फिर यहाँ पर जोड़ेंगे सिग्मा एफ डी स्क्वायर। जब ये जुड़ जाएगा और सिग्मा एफ पता है 20 है तो मानक विचलन निकालेंगे अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपान सिग्मा एफ। यही होता है मानक विचलन। बना लीजिए कॉलम और कैलकुलेशन कर लीजिएगा जल्दी से आप सभी लोग। हो जाएगा, कर लेंगे ना। चलिए अब हम देखेंगे कि इसके अतिरिक्त, ठीक है, मानक विचलन गुणांक। देखिए मानक विचलन गुणांक
तो मानक विचलन गुणांक क्या होता है कि मानक विचलन बटा समांतर माध्य, माध्यिका या बहुलक, जिससे आप मानक विचलन ज्ञात करेंगे उसी से भाग दिया जाता है। विचरण गुणांक, विचरण गुणांक, तो विचरण गुणांक क्या होता है? तो विचरण गुणांक होता है कि मानक विचलन गुणांक का प्रतिशत भाग निकल जाता है, यानी मानक विचलन बटे समांतर माध्य या माध्यिका या बहुलक गुणे 100। तो ये विचरण गुणांक होता है। क्या होता है? विचरण गुणांक। प्रसरण, तो जो प्रसरण होता है ये होता है कि विचलनों के वर्ग माध्य को प्रसरण कहते हैं, यानी सिग्मा डी स्क्वायर अपान एन या सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपान सिग्मा एफ, और इसी का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो मानक विचलन अर्थात ये मानक विचलन का वर्ग होता है। जो प्रसरण होता है ये मानक विचलन का क्या होता है? वर्ग होता है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा इतना सभी। हो गया? बोलिए। अब कुछ चीजें जो है जरा ध्यान से समझ लीजिए। ये तो हमने आपको बता दिया, एक एक चीज लगभग जितना पूछा जाता है इसी में से प्रश्न आते हैं। ठीक है, या तो समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, हरात्मक माध्य, गुणोत्तर माध्य, भारित माध्य बता दिया, और माध्य विचलन बता दिया, परास बता दिया, विक्षेपण गुणांक बता दिया, विचलन गुणांक बता दिया। ठीक है, विचरण गुणांक बता दिया, विक्षेपण अनुपात बता दिया। यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर है? अब आइए देखा जाए कि यदि सपोज दैट, मान लिया जाए, ठीक है, कि जब इस तरह प्रश्न लिखे जाते हैं, ध्यान समझिए, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जहां पर कि अभी हमने बताया जो वर्ग अंतराल लिखा जा रहा था 0 से 10, तो यहाँ 10 से प्रारंभ हो रहा था, 10 से 20, फिर यहाँ 20 से प्रारंभ होता है तो 30, यानी पहले का अपर और दूसरे का लोअर बराबर होना चाहिए। याद रखिएगा कि ये बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर नहीं है तो बराबर बनाया जाता है। कैसे बराबर बनाया जाता है जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और बाकी सारा काम आप वही करिएगा। जैसे मान लेते हैं कि लिख दिया 0 से 9, फिर यहाँ लिखा 10 से 19, फिर यहाँ लिखा 20 से 29। ठीक है, और यहाँ पर लिखा 30 से 39, और यहाँ लिखा 30 से 39, और यहाँ लिखा 40 से 49। सपोज है, और यहाँ बारंबारता में लिख दिया क्या? 12, 11, 10, 10, 9, 8। ये बारंबारता हो गया। सपोज है, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ये इंटरवल हो गया। तो आप इसको बनाएंगे क्या? देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ 10 है, बराबर नहीं है, तो आपको बनाना पड़ेगा बराबर। कैसे बनाएंगे? तो इसको बराबर बनाने के समय ये और ये दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, तो 9 + 10/2, यानी इन दोनों के बीच की वैल्यू, तो ये 9.5 क्या होगा? 9.5। इसका मतलब ये है कि अब जो बनेगा वो 0 से 9.5, तो यहाँ पर 9.5 से अब इन दोनों को जोड़ेंगे, आधा करेंगे 19.5, फिर यहाँ 19.5 से 29.5, फिर यहाँ 29.5 से 39.5। ठीक है, 39.5, और फिर 39.5 से, और यहाँ पे हो गया क्या? 49.5, या जो भी होगा। अब चलिए बारंबारता में कोई अंतर नहीं करेंगे, बारंबारता जो था उसी तरह लिख देंगे, 12, 11, 10, 9, 8। अब चाहे समांतर माध्य कहे या माध्यिका कहे या बहुलक कहे, कुछ भी कहेगा, तो अब इनका जो अपर लिमिट लोअर लिमिट है वो बदल जाएगा। अगर सपोज दैट मान लेते हैं कि इसमें माध्यिका ही पूछा जाए, तो माध्यिका आप निकालेंगे तो माध्य वर्ग ढूंढना होगा, तो माध्य वर्ग होता है सपोज दैट अगर 20 और 29 होता तो 20 और 29 लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि 19.5 लिखेंगे और 29.5 लिखेंगे। क्लियर? आई बात समझ में? तो इस तरह बनाने के बाद आप जो है बाकी का काम उसी तरह करिएगा जैसे आप करते हैं। दूसरा जो प्रश्न पूछता है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाँ, ये आवश्यक नहीं होता है कि
कि इसमें 0, 9, 10, 19, 20, 29 ये बराबर अंतराल हो, ये जरूरी नहीं है। यानी अगर 0 से 4 लिखा है और 4 से यहाँ पर 14 लिख दिया और यहाँ 14 से 20 लिख दिया और यहाँ 20 से 25 लिख दिया तो ये चलेगा। इसमें अगर इस तरह लिखा होगा तो इसमें कोई फेरबदल मत करिएगा, इसको इसी तरह लिख दीजिएगा। जो भी आएगा अपर लिमिट, लोअर लिमिट, माध्यमान जो भी आएगा इसी तरह लिखेंगे। लेकिन अगर ये अंतराल बराबर होना आवश्यक नहीं, बराबर ये जरूरी होना चाहिए कि इसमें आवश्यक क्या है कि ये और ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी दूसरे का अपर तो तीसरे का जो है लोअर, ये बराबर ही होना चाहिए। बराबर नहीं है तो हमें बराबर करना पड़ता है, करने का तरीका हमने सिखा दिया। ठीक है, अब देखिए कुछ चीजें ऐसे भी पूछ जाते हैं कि लिखा होता है ऐसा जिस तरह लगेगा कि यह जो है आंकड़ा अवर्गीकृत है परंतु होता है वर्गीकृत। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर लिखा हो प्राप्तांक, प्राप्तांक और प्राप्तांक में लिखा है इससे कम, इससे कम। ठीक है, और ये लिखा है विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। तो संख्या में क्या है जरा समझिए, यहाँ प्राप्तांक इससे कम यानी यहाँ 10 लिख दिया, यहाँ 20 लिख दिया, यहाँ 30 लिख दिया, यहाँ 40 लिख दिया, यहाँ 50 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया कि इसमें 8 लिख दिया, इसमें जो है 17 लिख दिया, इसमें जो है 37 लिख दिया, इसमें जो है 30, इसमें जो है 40 लिख दिया और इसमें जो है 45 लिख दिया। सपोज दैट मान लिया जाए, ठीक है, कि 45 विद्यार्थी जो है 10 से कम अंक पाते हैं, 50 से कम अंक पाते हैं। अब जरा देखिए कि यह लिखा गया है क्या, इससे कम यानी 10 से कम पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 8 और यहाँ है 20 से कम पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 17। अब जरा समझिएगा यहाँ पे थोड़ा सा कि अगर मान लेते हैं कि कोई 7 पाया है तो वो भी तो 20 से कम है, 20 से कम है, यानी 7 पाने वाला भी इसमें काउंट है, 5 पाने वाला भी इसमें गिना गया है और 11 पाने वाला भी गिना गया है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें केवल 8 से यानी 10 से कम यानी 9 पाने वाला ही गिना गया है। 9 पाने वाला इसमें है, 11 पाने वाला इसमें है, 9 8 पाने वाला इसमें है, 7 पाने वाला है, 5 पाने वाला है, 6 पाने, लेकिन 11 पाने वाला नहीं है। इसमें क्या है, इसमें 1 भी पाएगा, 5 भी पाएगा, नहीं जो ये है वो सब भी इसमें शामिल है और ये पूरा का पूरा इसमें शामिल है, ये पूरा का पूरा इसमें शामिल है, ये पूरा का पूरा इसमें शामिल है। इसका अर्थ ये है, तो आप क्या बनाएंगे, इसका परिवर्तित रूप बनाएंगे तो वर्ग अंतराल बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि 0 से लेकर 10 तक में पाने वाले, 0 से 10 तक में अंक जो पा रहे हैं वो कितने हैं, 8 हैं। अब 10 से 20, तो 10 से 20 पाने वाले कितने हैं, तो 17 में से 8 घटा देंगे, तो 17 में से 8 घटाएंगे तो क्या होगा, 9। अब 20 से 30, तो 20 से 30 पाने वाले के लिए 37 में से 17 घटा दें, तो 37 में 17 घटा दें 20। अब देखिए 30 से 40, तो 30 से 40, तो अब 40 में 37 घटा दें कितना आएगा, 3। अब देखिए 50, 40 से 50, अब 40 से 50 के बीच में 45 में 40 घटा दें 5। ये देखिए ये है 12 बारह। अब देखिए इसका परिवर्तन ये इस तरह दिया गया था। अब ये मत समझ लीजिएगा कि ये पद है और ये फ्रीक्वेंसी, अगर इस तरह करके आप कैलकुलेशन करेंगे तो ऑप्शन में दिया होगा लेकिन गलत कर जाएंगे। अब देखिए ये वर्गीकृत आंकड़ा है, ये है, ये वर्ग अंतराल है और ये बारंबारता है इस आंकड़े का, हमने बदल दिया इस रूप में। और अब इसका जो है हमें समांतर माध्य निकालना होगा, माध्यिका निकालना होगा, बहुलक निकालना होगा, तो इसके द्वारा हम निकालते हैं। क्लियर है? दूसरी बात, अब तो निकल जाएगा ना कि नहीं निकल पाएगा, साल हो जाएगा। अब देखिए कुछ और चीजें, जैसे समांतर माध्य, अगर ये कहा जाए कि मान लेते हैं कि ऐसे 2 3 4 5 6 7 8, इसका समांतर माध्य अभी आपने देखा था 5 आ रहा था। अगर सभी में 10 10 जोड़ दें, 10 10 जोड़ दें इसमें, तो ये 12 हो जाएगा, 13 14 15 16 17 18, तो इसका समांतर माध्य 15 हो जाएगा। यानी समांतर माध्य में भी 10 जुड़ जाएगा, 10 बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर माध्यिका होता तो मध्य का पद होता,
तो जब सभी में हम 10-10 जोड़ेंगे तो मध्य का पद छोड़ देंगे क्या, उसमें भी जोड़ेंगे। बहुलक आप जानते हैं कि उसी में से कोई एक पद होता है जो सबसे अधिक बार लिखा होता है, तो जब सभी पदों में समान अंक जोड़ेंगे तो जो बहुलक होगा, जो सबसे अधिक बार लिखा होगा, तो उसमें भी तो आप जोड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि समांतर माद, माध्यिका और बहुलक, यदि आप प्रत्येक पदों में समान अंक जोड़ेंगे अथवा समान अंक घटाएंगे तो समांतर माद, माध्यिका, बहुलक में उतने ही अंकों की वृद्धि हो जाएगी, और अगर सभी में से 10-10 घटाएंगे तो उतने ही अंक की कमी हो जाती है। जैसे मान लेते हैं प्रश्न में दिया है, ठीक है, कि किसी आंकड़े का समांतर माध्य है 17.25, यदि प्रत्येक पदों में से 10-10 घटा दिया जाए, 10-10 क्या किया जाए, घटा दिया जाए, तो नया समांतर माध्य बताइए। तो नया समांतर माध्य क्या हो जाएगा, तो इसमें से 10 घटा देंगे, ठीक है, तो अब हो जाएगा 7.28। अगर कहता 10-10 जोड़ दिया जाए तो इसमें जोड़ देते, माध्यिका होता तो भी इसी तरह, बहुलक होता तो भी इसी तरह। परंतु ध्यान रखिएगा कि अगर प्रत्येक पदों में समान अंक जोड़ दें या घटा दें तो माध्य विचलन और मानक विचलन पर कोई असर नहीं पड़ता है। माध्य विचलन और मानक विचलन पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि जब विचलन ज्ञात किया जाता है तो घटाया जाता है, और घटाते समय जो भी अंतर होगा वो कट जाता है। इसलिए आप एक बात याद रखिएगा कि समांतर माद, माध्यिका, बहुलक, अगर प्रत्येक पदों में आप जोड़ेंगे तो इन तीनों में वृद्धि होगा, घटाएंगे तो तीनों में कमी होगा। लेकिन अगर प्रत्येक पदों में जोड़ते हैं या घटाते हैं तो माध्य विचलन और मानक विचलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि प्रश्न आपसे पूछा जाए कि किसी आंकड़े का माध्य विचलन है 3.25, यदि प्रत्येक पदों में 10-10 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य विचलन बताइए, तो नया माध्य विचलन भी यही रहेगा। ये मत करिएगा कि 3.25, अब ये मत कर दीजिएगा कि 10 जोड़ कर लिख दीजिएगा, तो गलत कर जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो लिख लीजिएगा कि जोड़ते, यदि प्रत्येक पदों में जोड़ा जाए समान अंक, लिखिए, यदि प्रत्येक पदों में समान अंक जोड़े या घटाए जाए, प्रत्येक पद में समान अंक जोड़े या घटाए जाए तो समांतर माद, माध्यिका तथा बहुलक, समांतर माद, माध्यिका तथा बहुलक में उतने ही अंकों की वृद्धि या कमी हो जाती है, उतने ही अंकों की वृद्धि या कमी हो जाती है। परंतु माध्य विचलन तथा मानक विचलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु माध्य विचलन तथा मानक विचलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी वही रहता है, अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। दूसरा नंबर लिखिए, यदि प्रत्येक पदों में समान अंक से गुणा या भाग किया जाए, यदि प्रत्येक पदों में समान अंक से गुणा या भाग किया जाए, प्रत्येक पदों में समान अंक से गुणा या भाग किया जाए तो समांतर माद, माध्यिका, बहुलक, माध्य विचलन तथा मानक विचलन भी उसी अंक से गुणा या भाग करके प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात उतना ही गुणा हो जाता है। जितना आप जो है प्रत्येक पदों में जितना अंक से गुणा करेंगे तो जो माध्य विचलन और मानक विचलन पहले का पता होगा उसी में उसी अंक से गुणा करके हम ज्ञात कर लेंगे, या भाग दिया गया होगा तो भाग देकर ज्ञात कर लेंगे। जैसे अगर सपोज दैट कहा जाता है किसी आंकड़े का माध्य विचलन 3.25 है, माध्य विचलन है 3.25 डेल्टा एम, यदि प्रत्येक पदों में 10 से गुणा किया गया हो तो नया माध्य विचलन बताइए, तो 10 से गुणा कर देंगे इसमें तुरंत, और अब हो जाएगा 32.5, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर प्रश्न ये कहता है कि किसी आंकड़े का समांतर माध्य जो है, समांतर माध्य 0.783 है,
यदि प्रत्येक पदों में 10 से गुणा किया गया हो तो नया समांतर माध्य बताइए। तो नया समांतर माध्य m डैश निकालते समय 10 गुणे 0.783 यानी इसका हो जाएगा 7.83। चाहे समांतर माध्य हो, माध्य विचलन हो या मानक विचलन हो, कुछ भी हो, अगर प्रत्येक पदों में गुणा किया गया होगा तो हम क्या करेंगे, उसी अंक से गुणा करके माध्य विचलन या मानक विचलन में हम नया माध्य विचलन या मानक विचलन प्राप्त कर लेते हैं, या समांतर माध्य या माध्यिका या बहुलक प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर है? तो ये बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और इससे 1 या 2 प्रश्न आएगा ही आएगा, ये अनिवार्य है। और जितना हमने बताया है इसी में से आएगा, जो आपको अच्छी तरह से हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और आपको अगर न समझ में आया हो तो फिर से आप जो है व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि फिर एक बार कभी बता दें, तो हम जैसे ही अगर समय बचेगा तो एक बार फिर इसको रिवाइंड कर देंगे। ठीक है? तो कल मुलाकात होगी तो इसके आगे चर्चा किया जाएगा। अपने दोस्तों यारों से बता दीजिए। आप लोग तो रिवीजन कर रहे हैं, उम्मीद है कि रिवीजन का जरूर आपको फायदा होगा। उसी में मोटिवेशन की क्लास भी हमने ले लिया, जिससे आप एनर्जिक हो गए होंगे और आप पढ़ने का भरपूर प्रयास करेंगे। हमें तो लगता है कि अगर आप सुने होंगे तो आप 2-4 दिन तो आप सोएंगे नहीं, केवल आपको पढ़ाई ही दिखेगा। अगर वास्तव में इंसानियत नाम का कोई चीज होगा आपके अंदर, तब नहीं तो आप किनारे से इधर से सुनिए, इधर से निकाल दीजिए। यही करना है तो जीवन भर यही करते रहिए, कोई बात ही नहीं है उसके लिए। तो कल मुलाकात होगी तो आगे का टॉपिक लेकर आएंगे जो आपके टाइम टेबल में दिया गया है। तो टाइम टेबल के अनुसार ही हम चल रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। ठीक है? तो आप टाइम टेबल देख लीजिएगा कि क्या है, तो उसी टॉपिक को लेकर हम आएंगे, मुलाकात होगी। ठीक है? तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।